हमारे देश के युवा की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो देश से सबसे ज्यादा प्यार अपने देश से करता है। वो अपने करियर के साथ भी समझौता कर लेता है, लेकिन देश प्रेम उसके लिए सबसे तोड़ फोड़ और ये तरह तरह के उपद्रव किए जा रहे हैं। ये हमारे देश के छात्रों के नहीं, उपद्रव की तानाशाही इसी पेपर लीक को लेकर ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार कभी भी बात करना नहीं पसंद कर। तकनीकी विश्वविद्यालय का पेपर लीक हुआ है, इतना होने के बाद बैक टू बैक पेपर लीक। क्लियर कर देती हूँ कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं करवाएगी, क्योंकि ये झुकने वाली सरकार नहीं है। ये तानाशाह जी का इस्तीफा हो जाता है तो ये एक राजनैतिक जवाबदेही तय होगी, लेकिन सरकार ये राजनीतिक जवाबदेही नहीं तय होने देगी, क्योंकि सरकार को आदत नहीं है अपनी गलती कबूल करने की। जिसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार सो रही थी तो क्या विपक्ष भी सो रहा था? जिस तरह से आप गए, घसीटे गए, अपनी भी मर्यादा। इतने बड़े विपक्ष के नेता, एक वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, कोई छोटे आज नई राजनीति में नहीं आए हैं। राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के नेता है, कांग्रेस से बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है, आज की नहीं है। और इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं आप, वरिष्ठ नेता है विपक्ष के नेता। आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर के इस खास एडिशन में आप सबका स्वागत है। जिस तरीके से इस देश की राजनीति बन रही है और जिस तरीके से इस देश की राजनीति बदल रही है, जिक्र दोनों का होना चाहिए कि इस वक्त में देश के युवा सड़कों पर है, संघर्ष कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया तो देश के युवाओं ने पूछा कि यह वीडियो उस वक्त आया क्यों। दूसरी तरफ आनंद फानन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और एक और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जाकर के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक का जो है धरना या अनशन खत्म करवाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में युवाओं का आंदोलन जंतर मंतर पर जारी, और आंदोलन उस वक्त पर जारी है, उस शर्त पर जारी है जब युवाओं के ऊपर बेतहाशा लाठीचार्ज हुई, बेतहाशा चोटें आई, पुलिस भी घायल हुई, युवा भी घायल हुए और तमाम तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बनी। इन सब के बीच में इन विषयों को समझने के लिए हमारे साथ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यही होगा कि जिस तरीके से पूरा आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहा है, मैं इसके अलावा भी और सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं कि जो ये सब कुछ हुआ, पूरे दिन का घटनाक्रम और इसके पहले के भी घटनाक्रम पर आप इसको किस चश्मे से देखते? नमस्कार दर्शकों, मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। और जिस तरह से देश की राजधानी में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन छात्रों ने शुरू किया और ये एक राजनैतिक रूप लेता गया, और राजनैतिक रूप से भी हटकर अब ये उपद्रवी रूप ले चुका है। इसमें तरह तरह के लोग शामिल हो गए हैं। जिस तरह से इसको मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, वो नारेबाजी छात्रों के हित में या छात्रों की नारेबाजी है ही नहीं। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह के लोग नारे लगा रहे हैं, तरह तरह के लोग शामिल हैं, और जिस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं वो हमारे देश के युवा और छात्र हो ही नहीं सकते इस तरह से, अगर वो सही में छात्र हैं। क्योंकि हमारे देश के युवा की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो देश से सबसे ज्यादा प्यार अपने देश से करता है। वो अपने करियर के साथ भी समझौता कर लेता है, लेकिन देश प्रेम उसके लिए सबसे बड़ा होता है। और जिस तरह से तोड़ फोड़ और ये तरह तरह के उपद्रव किए जा रहे हैं, ये हमारे देश के छात्रों के नहीं, उपद्रवी हैं। और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा छात्रों के साथ है, लेकिन उपद्रवियों के साथ कतई नहीं। छात्रों के हित की बात हम करते हैं। छात्रों के लिए हमारे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की तरफ से उत्तर प्रदेश समेत लगभग देश में जितनी जगह हमारी टीम का गठन हमारी पार्टी का हुआ है, हमने सभी जिलों में ज्ञापन दिया है छात्रों के पेपर लीक को लेकर। और मैं यही इतना कहूंगी कि जिस तरह से अभी भी भीड़ पर काबू पाना मुश्किल है सरकार के लिए, तो ये जरूर एक उपद्रवी रूप रख लिया है और इसमें कई तरह की राजनीति भी हो गई। नहीं, कई तरह की राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार के तरफ से भी तो स्टैंड लेने में, जो स्टैंड सरकार आज ली, जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ी और उसके बाद अब सरकार को लगा कि नहीं ये मामला ऊपर जा रहा है, तब सरकार जगती है। फिर जाके सोनम वांगचुक का जो अनशन खत्म करवाया, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए, सरकार की तानाशाही इसी पेपर लीक को लेकर ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार कभी भी बात करना नहीं पसंद करती है। अगर पब्लिक से बात कर ले सरकार तो ये नौबत नहीं आती। आज ही इस आंदोलन को होते हुए 26 दिन शायद हो गए हैं, और इन 26 दिनों में आज सरकार जग रही है, ये तो सिर्फ एक ये उग्र रूप देखने के बाद हुआ है, मजबूर किया है। क्या पहले हफ्ते में बातचीत नहीं की जा सकती थी, जब केवल छात्रों तक ही मुद्दा था? लेकिन धीरे धीरे इसमें कई
तरह के लोग शामिल होते गए और ये एक उपद्रव का रूप रख लिया। और सरकार, मैं तो यही कहूंगी कि इसमें सारी कमी सरकार की है। अगर सरकार छात्रों के पेपर लीक मामले को सीरियस लेती और इस पर सही स्टैंड लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। कल भी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का पेपर लीक हुआ है। इतना होने के बाद बैक टू बैक पेपर लीक होना, ये सरकार की नाकामयाबी है, सिस्टम का फेलियर है। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं करवाएगी, क्योंकि ये झुकने वाली सरकार नहीं है, ये तानाशाह है, इसकी हिटलरशाही है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाता है तो ये एक राजनैतिक जवाबदेही तय होगी, लेकिन सरकार ये राजनैतिक जवाबदेही नहीं तय होने देगी, क्योंकि सरकार को आदत नहीं है अपनी गलती कबूल करने की। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाता है तो ये एक राजनैतिक जवाबदेही तय हो जाएगी और इन्हें अपनी भूल स्वीकार करने की बात को लेकर के बहुत राजनीति हो रही है कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया अपने सांसदों के साथ। राहुल गांधी जी गए और राहुल गांधी जी ने जब ये कदम उठाया तो भाजपा की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया, देश की राजनीति को भी अपमानित किया और इतना ही नहीं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के जो गरिमा है उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया। मुझे याद आता है 22 फरवरी 1998 का दिन, जब इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसी तरीके से उनके घर का घेराव किया था। तो मुझे ये बताइए, आप चूंकि नेता भी हैं और समाज के भी नेता हैं और एक पार्टी के भी नेता हैं, मुझे ये बताइए कि क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री के घर का घेराव करना, इस तरीके से क्या आप विपक्ष को टारगेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ है। प्रधानमंत्री के आवास को नहीं घेरना चाहिए। वो परिस्थिति क्या रही है, अटल जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे और उस परिस्थिति में उन्होंने कैसे स्टैंड लिया या राहुल गांधी ने क्या सोच के लिया, लेकिन किसी भी, मैं इसमें सत्ता पक्ष का पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना विपक्ष पे वार कर रही हूँ, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है कि हम पीएम आवास को घेरने के हकदार नहीं है। पीएम आवास को शायद हमारे संविधान में भी ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि जहां पीएम आवास को, हाँ राहुल गांधी जी सदन में बोल सकते थे। और मैं एक चीज राहुल गांधी जी से भी जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार सो रही थी तो क्या विपक्ष भी सो रहा था? आज जिस तरह से आप गए, घसीटे गए, अपनी भी मर्यादा, एक इतने बड़े विपक्ष के नेता, एक वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, कोई छोटे आज नई राजनीति में नहीं आए हैं। राहुल गांधी एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पार्टी के नेता है, कांग्रेस से बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है, आज की नहीं है। और इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं आप, वरिष्ठ नेता है, विपक्ष के नेता है, और आप अपनी मर्यादा भंग करके रोड पर जाके इस तरह धरना देना जनता का काम है, आपका नहीं। आपके पास तो पावर थी, आप विपक्ष में क्यों नहीं बोले? तब सदन में क्यों नहीं बैठकर बोले? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपस में बातचीत नहीं होती है? सदन में बैठक नहीं चल रही है, वहां आप मुद्दा नहीं उठा सकते थे, या आप वहां अपने मुद्दे को मजबूती के साथ नहीं रख पा रहे थे? इसमें जितनी गलती सत्ता पक्ष की है, जनता के मामलों को इग्नोर करने की, छात्रों की बात को अनसुनी करने की, उससे कहीं ज्यादा हमारा विपक्ष भी कमजोर पड़ा है। अगर विपक्ष शुरू से ही हावी हो गया होता पेपर लीक को लेके तो आज ये समस्या नहीं होती। दोनों को सोचना चाहिए था। आप दोनों देश के दल हैं और देश की सत्ता चलाने के बराबर के भागीदार हैं। मैं तो मानती हूँ सत्ता पक्ष काम ही नहीं कर पाती, अगर विपक्ष सही से काम करे अपना, तो कोई गलत काम नहीं कर सकती है सब। कविता जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात ये करते हैं कि एक और बिहार में कांड हुआ था, भरत तिवारी का। जी, भरत तिवारी कांड को लेकर के ये है कि देश की संसद में मुद्दा उठेगा, सुप्रीम कोर्ट तक केस आ चुका है। केस में भी उस तरीके से न्यायपालिका ने हमदर्दी नहीं दिखाई जिस तरीके की उम्मीद की जा रही। देश की संसद में मुद्दा तब उठेगा जब हंगामा बंद होगा। देश की संसद चल नहीं पा रही। मेरा प्रश्न ये है कि भरत तिवारी के परिवार की, चूंकि उस समय तो ताजा मामला था, तमाम राजनीतिक दल गए, तमाम नेता गए, भीड़ लगी, सामाजिक कार्यकर्ता जुटे। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद से अब क्या स्थिति है? चूंकि आप परिवार के संपर्क में भी हैं, लगातार आप उनसे बात भी कर रही हैं, वस्तु स्थिति मौजूदा समय में क्या है? और संसद में इस मुद्दे को उठाए जाने से क्या बिहार सरकार कुछ बदलेगी? क्योंकि अभी तक सरकार का रवैया ये साफ हो चुका है कि ना पीएम रिपोर्ट सामने आई, वो जो पोस्टमार्टम हुई,
फिर उसके बाद जो जांच रिपोर्ट बैठाई गई उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि जो जांच की रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो भी सामने नहीं आ रही है। कोई जानकारी सार्वजनिक मंच पर सरकार की तरफ से है नहीं, जिसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर कहा जा रहा है, एनकाउंटर तो है नहीं, वो हत्या की गई है, क्योंकि लाइव वीडियो में पूरा, और उसमें इतनी बड़ी जांच की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जितना बिहार सरकार ने लगा रखा है। और बिहार प्रशासन का अड़ियल रवैया देखने को मिला है अभी तक, जहां बिहार पुलिस हर छोटी छोटी घटनाओं की रिपोर्ट को अपने वेबसाइट पे अपडेट करती रहती है। इतना बड़ा मुद्दा हुआ है और इतना लोगों ने आक्रोश जताया है, जनता को भी बुरा लगा है, परिवार लगातार न्याय की गुहार लगाए हुए जंतर मंतर तक परिवार पहुंचा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी चीज सार्वजनिक नहीं की है। और संसद में उठता है मुद्दा तो अच्छी बात है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर सदन में पहली चीज तो ये मुद्दा उठना ही नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल कास्ट का मुद्दा है। कोई अगर यही SC ST या अदर कास्ट का मुद्दा होता तो बड़ी आसानी से उठ सकता था, लेकिन जो जनरल कास्ट, ये मैं नहीं कह रही हूँ कास्टिज्म है, हमारे जनरल कास्ट के जो नेता हैं ना बैठे हुए सदन में, वो अपने कास्ट के लिए कभी बोलते नहीं है। यही अगर दलित कास्ट का होता तो पता नहीं कितने नेता वहां आ गए होते उनकी कास्ट, क्योंकि अन्य कास्ट के नेता जो हैं वो अपने समाज के लिए बोलते हैं, हमारे कास्ट के नेता नहीं बोलते। मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा कि सदन में जाएगा भी मुद्दा। ये केवल एक जनता को समझाने बरगलाने के लिए चाहे जो हो। और रही बात, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा भी इस लड़ाई, इस मुहिम का हिस्सा है। हम लोग भी परिवार के संपर्क में हैं और परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश में है। हम लोगों ने न्याय के लिए ज्ञापन भी दिलवाए हैं और अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिलने की बात चल रही है हमारी। तो मुद्दा ये है कि वो उसमें न्याय की तो मुझे उम्मीद बहुत कम दिख रही है, क्योंकि वहां भी यही सरकार है जो केंद्र में है, वही वहां है। सम्राट चौधरी की सरकार से न्याय मिलना मुझे नहीं लग रहा है किसी भी हाल में। अब सम्राट चौधरी जी से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन सवाल ये भी है ना कि जो चीजें हुई, जब मैंने ये देखा, मैं चूंकि कवरेज करने गया भी था, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जिस तरीके से बाढ़ पीड़ित लोग थे, वो मैं उनको बाढ़ पीड़ित ही मानता हूँ, वो सब पिछड़ी जाति के जी बिल्कुल। और ये जो नेता गए पिछड़ी जाति के, उसमें चिराग पासवान का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो इसलिए कहें क्योंकि अपनी सियासी गणित और वोट बैंक के लिहाज से गए। भरत तिवारी के लिए वो लोग नहीं गए जो पिछड़ों की आवाज उठाते हैं। उसमें मैं चंद्रशेखर आजाद का भी नाम ले लेता हूं और तमाम ऐसे लोग हैं जो नहीं गए। प्रश्न ये होता है कि जब आप किसी गरीब या कमजोर के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो अन्य वर्ग आया, सिंपैथी तो जताया। अब मेरा प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि क्या जातिगत राजनीति में वास्तव सच्चाई को छुपाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जातिगत राजनीति अगर नहीं करती है सरकार तो UGC क्यों लेगा? UGC लाना मतलब UGC तो पहले भी था, लेकिन उसमें फेरबदल करना, संशोधन करने के लिए किस वर्ग ने मांगा था? ना तो SC ST ने मांगा था, ना ही जनरल कास्ट की डिमांड थी। तो UGC क्यों लागू करती? आज इनके मंत्री कहते फिरते हैं, ये मोदी जी खुद कहते फिरते हैं कि हम समानता पर बात करते हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन इनसे बड़ा जातिवादी कौन है? UGC में एडिट करना, संशोधन करना इनका सबसे बड़ा जातिवाद का प्रमाण है। तो ये जातिवादी राजनीति की जा रही है और जातिवाद की ही भेंट ये चढ़ जाएगा, जबकि भरत तिवारी को जाति से जोड़ना एक निंदनीय मुद्दा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जाति के, अपने समाज के लिए काम नहीं किया। वहां जितने भी लोग मिले हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बसाने के लिए दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित जिनको ये बोलते हैं, वही लोग वहां हैं। अब हम इस विषय को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जब बात इसी क्रम में चल रही है तो आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जाति के लिहाज से शोषण होता है। उसके उदाहरण तो आपके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री जी भी हैं, उसी के शिकार सुनील शुक्ला हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो दबी जुबान हम लोगों से कहते हैं यार कि हमें ब्राह्मण होने के नाते से कीमत चुकानी पड़ती है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ब्राह्मण वोट बैंक कमजोर पड़ गया या ब्राह्मणों की संख्या कम हुई, इसके नाते से जो बाकी लोगों के वोट बैंक के लिहाज से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है? सीधा प्रश्न। देखिए, ब्राह्मण समाज इनका कोर वोटर है, इनको पता है
ये ब्राह्मण समाज, इनको पता है कि ब्राह्मण समाज हमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। और ब्राह्मण समाज को खुश करने में आज बीजेपी नहीं, अन्य पार्टियां भी पासा फेंक रही हैं। चाहे अखिलेश जी को ले लीजिए, पंडित जी कहेंगे हम बाल कटवा लेंगे, पंडित जी कहेंगे हम कर लेंगे, उनका बयान आ गया है। मायावती जी का बयान अलग से आ गया है। तो और ओम प्रकाश राजभर, हाँ, उनका भी अलग आ गया है। तो बयान ब्राह्मण तो सब पाना चाहते हैं, सिर्फ कब तक, जब तक वोटिंग होनी है। वोट पड़ने के बाद ब्राह्मण की आवश्यकता इनको नहीं है, सत्ता तक पहुंचा दें इनको ब्राह्मण, बस इतनी ब्राह्मण की इनको आवश्यकता। कहीं ना कहीं आपकी बात सही है कि इनको ये पता है कि बड़ा वोट बैंक हमारा किस तरफ है। पार्टियां एनालिसिस करती हैं कि हमारा वोट बैंक कहाँ ज्यादा है। तो इनकी अभी तक इनका एक 85-15 का रेशियो चल रहा था। 85 वाले को खुश करने के लिए ये 15 वालों को, और 15 वाले इनके कोर वोटर में आते हैं। तो यही कारण है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का वोट बैंक कम हुआ है। उस वजह से अभी जनगणना में क्लियर भी हो गया, ये 3% बताते थे, लेकिन इनकी गलतफहमी दूर हो गई कि 3% सवर्ण समाज है ही नहीं है। और सही जनगणना या हर प्रदेशों में अलग अलग जनरल कास्ट के अलग अलग रेशियो बनाए पैरामीटर बनाए गए हैं कि कहीं का ओबीसी, जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में ओबीसी है, कहीं वो जनरल में गिना जाता है। तो हम कम नहीं है, हम 45 to 50% बढ़ेंगे। हमारी कहीं भी जाते हैं, हमारी वोट बैंक हमारा कहीं नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को सिर्फ यूज करते हैं और कुछ नहीं है। ब्राह्मण का राजनीति में सिर्फ इतना हिस्सेदारी होती है कि वो सत्ता पाने की राजनीति तय कर दे, क्योंकि ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी कास्ट में गिना जाता है। ब्राह्मण के द्वारा ही सत्ता तक पहुंचती, चाहे जो भी पार्टी है, बिना ब्राह्मणों के हाथ लगाए सत्ता तक नहीं पहुंची है आज तक का। अब मेरा प्रश्न यही से आगे खड़ा होता है। प्रश्न ये है कि जब ब्राह्मणों को लेकर के ये पिछड़ी जाति के नेता बोल रहे थे कि ब्राह्मणों ने हमारा विकास नहीं किया, है ना, सीधा आरोप लगाते रहे, ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया, 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, ये सारे सवाल आते हैं। बिहार की सत्ता में लगभग 4 दशक होने वाले हैं। उसके पहले मंडल जी लोग थे, फिर लालू प्रसाद एंड फैमिली आई, फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी 2 दशक से हैं। लगभग 3-4 दशक होने को है। गैर ब्राह्मण मुख्यमंत्री है बिहार में। उत्तर प्रदेश में 3-4 बार मुलायम सिंह यादव जी रहे, उसके पहले कल्याण सिंह जी रहे, उसके बाद मायावती जी रही, फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी हुए, फिर उसके बाद अब महंत योगी आदित्यनाथ जी आए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बात कर लेते हैं तो लंबे समय तक 20-22 साल तक शिवराज सिंह चौहान रहे, उसके पहले उमा भारती जी रही, है ना। तो ये है कि हर जगह पर एसटी एसटी ओबीसी, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। देश के जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं कोविंद जी, वो दलित समाज से आते हैं, अब आदिवासी समाज से आते हैं। सीजेआई जो रहे दलित समाज से आ रहे, है ना। तमाम बड़े पदों पर गैर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो फिर ये भारत विकसित हो क्यों नहीं पा रहा है, मेरा सवाल ये। देखिए, ब्राह्मण कभी सत्ता का लालची नहीं था। चाणक्य से लेकर आज तक का उदाहरण इस तरह से आपने दिया, तो मैं बता दूं कि चाणक्य चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, उनको क्या जरूरत थी दूसरे जाति को बनाने की। लेकिन ब्राह्मण कभी सत्ता का लालच नहीं किया। अब लेकिन ब्राह्मणों में ये चीज जगी है कि हम दूसरों के लिए काम क्यों करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक हमारे अलंकार अग्निहोत्री जी हैं कि हम अब अपनी सरकार बनाएंगे। तो ब्राह्मण के लिए जो आपने ये कहा कि अब क्यों विकास नहीं हो रहा है, तो इन लोगों की ये गलतफहमी है, जिसके लिए ये आवाज उठाते हैं हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उनको भी उठाने में ब्राह्मण का ही योगदान है। और कहीं भी आज तक किसी ने किसी पे शासन नहीं किया, ये इतिहास गवाह है। सबल ने हमेशा निर्बल पर शासन किया। तालाब की मछलियों को देख लो, अगर जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। जहां एससी एसटी की संख्या ज्यादा है और सबल है, वहां ब्राह्मण नहीं रहने पा रहे। जहां ब्राह्मण सबल है वहां एससी एसटी नहीं रहने पा रहे। तो ऐसा कुछ व्यवस्था में नहीं था। ये जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि 5,000 साल आप सोचिए बिना पानी के कोई जी सकता है, 5 घंटे शायद जीना इस गर्मी में मुश्किल हो जाए। तो वो चीजें अलग है। सबल ने हमेशा निर्बल शासन किया। ये जंगल में देख लीजिए या अपने समाज में देख लीजिए, आज अपने राजनीति में भी देख लीजिए कि जो जिसकी पकड़ अच्छी है वो अपना चमक रहा है और जिसकी नहीं पकड़ अच्छी है। तो ये सब सिर्फ कहने वाली बात है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों का क्या था, ब्राह्मण मार्गदर्शक है, समाज का मार्गदर्शक रहा है और समाज की रीतियां बनाना ब्राह्मणों का काम रहा है। इसलिए जो आगे चलता है
उसी को लोग दोषी मानते हैं बस, और नेतृत्व करता रहा है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। इन दिनों राम मंदिर का मामला बहुत चर्चा में। जी। राम मंदिर का मुद्दा आगे चल करके जिस तरीके से स्थिति बन रही है, क्या विधानसभा चुनाव में और क्या राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के भी नजर में है, इसको जनता को इसकी सच्चाई बताई जाएगी? देखिए, राम मंदिर मुद्दा राम को लेकर आए थे, राम इनको क्योंकि लेकर, आपके पार्टी का भी हाँ, हमने पार्टी ही राम के नाम पे ही बनाई है। हम्म, राम इसलिए शॉर्ट में राम ही कहा जाता है उसको, और हम लोग अलंकार जी को फिर राम ही कहते हैं। तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की नजर बिल्कुल राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पे है। और रही बात ये लाखों लोगों की, करोड़ों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई गई है। कि देश विदेश के लोग, देश विदेश के पूरे विश्व के लोग आए हैं राम मंदिर में, और जो भी दान आया है पूरे विदेश, पूरे विश्व से आया है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लोगों ने ये दान किया है। तो करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है। राम को लेकर आए थे, राम इनको लेकर जाएंगे, हम तो यही कहेंगे। अब इससे ज्यादा सनातन का अपमान करना, सनातन के नाम पे ये पार्टी आई है। बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आ सकती थी, लेकिन इन्होंने सनातन को सीढ़ी बनाया, और सनातन को सीढ़ी बनाकर ये सनातन के सिंहासन तक पहुंचे हैं। और आज सनातन का अपमान करना इनका सबसे बड़ा काम, चाहे आप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली देख लीजिए, रोड शो देख लीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया कि वो हनुमान जी नहीं थे, वो अंगद जी थे। कुछ भी थे। वानर रूप किसका बनाया गया? क्या अंगद जी नॉर्मल थे? आपको पता, सुधांशु त्रिवेदी जी को पता होना चाहिए कि क्या वो नॉर्मल वानर थे? जो रावण जिनका पैर नहीं उठा पाया, बाली जैसे महाबली के पुत्र थे वो नॉर्मल थे? हनुमान जी का दूसरा ही रूप समझ लीजिए उनको भी। कि जब अंगद रावण की सभा, इसके पहले प्रधानमंत्री जी पतंग उड़ाए, वही पहुंच रही थी मैं। प्रधानमंत्री जी पतंग बना के हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। आप सनातन का कितना अपमान करोगे? आज इनके द्वारा इतने लोग प्रोजेक्टेड हैं जो सनातन को गाली देते हैं। हम तो कहते हैं कि बीजेपी ने ही सीजेपी को पैदा किया है, सीजेपी कहीं से आई नहीं थी। क्यों कहूंगी मैं? क्योंकि मुझे, जैसा मैं अपना पर्सनल विचार बताती हूँ, अपनी विचारधारा बताती हूँ, कि एक बार आप 8 मार्च की घटना आपको याद होगी। सवर्ण समाज जो आज तक कभी आंदोलन नहीं करता, आपको पता है, सवर्ण समाज कभी रोड पे नहीं उतरा अपने हक के लिए, लेकिन पहली बार यूजीसी के विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए सवर्ण समाज ने परमिशन मांगी और परमिशन नहीं मिली। वहीं विदेश में बैठा एक लड़का जो रातों रात एक ऑनलाइन पार्टी बनाता है, सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम पे मिलियन में फॉलोअर हो जाते हैं, और वो जब उतरता है दिल्ली हवाई अड्डे पर आता है तो उसको वीआईपी व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा दे करके उसको जंतर मंतर तक लाया जाता है और उसको धरना देने की परमिशन दी जाती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश में टैक्स सवर्ण समाज ज्यादा देता है या आदित्यराज दिपके, जिनको आप इतनी प्रोटेक्शन के साथ ले आए थे, वो देते हैं? क्या हम लोगों को हक नहीं है अपनी आवाज कहने की, अपने लिए मुद्दा उठाने की, अपने हक की बात करने की? तो ये सारी चीजें तो इन्होंने ही उसको प्रोजेक्टेड किया था, लेकिन अब शायद इनके हाथ से भी डील आगे निकल चुकी है। जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, इस पेपर लीक वाले कांड को इसलिए तो कहीं प्राथमिकता नहीं दी जा रही है कि राम मंदिर का मुद्दा छुप जाए पीछे में। मैं तो इस बात को डिबेट में भी बोल चुकी हूँ कि एक के बाद एक इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने के लिए दूसरे को, मतलब हर चीज को एक छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, बैक टू बैक घटनाएं हुई है। भरत भूषण तिवारी हत्याकांड होता है, चले आते हैं हम बंटी यादव पे। बंटी यादव की घटना आपको पता है, वो लड़का भी एक समाज सेवी लड़का था और उसने भी एक रैकेट के खिलाफ बोला, दूसरे दिन मामला उसका भी गड़बड़ हो गया। तो भरत भूषण तिवारी हत्याकांड को जो है एक वो देने के लिए, उसको साइड में करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है बंटी यादव को बलि चढ़ा दिया गया? तो कहीं ना कहीं एक मुद्दे को हटाने के लिए, एक मुद्दा मुझे भी, जो आप कह रहे हैं, लगता है कि राम मंदिर को पीछे करने के लिए पेपर लीक का प्रकरण आया और पेपर लीक को हटाने के लिए सीजेपी और ये आंदोलन कर दिया गया। कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। अब राजनीति की जब बात चले तो क्या इस देश की राजनीति वाकई इस कदर से हावी हो चुकी है कि न्यायपालिका पर कंट्रोल कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं और जो राजनीति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जाहिर सी बात है कि प्रशासन बैकफुट पर था भरत भूषण तिवारी कांड में, प्रशासन बैकफुट पर है राम मंदिर वाले केस में,
लेकिन इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो देखने को मिलता है कि उदासीनता भरा रहा है। सीधा प्रश्न है मेरा। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और रही बात, मैं अपनी न्यायपालिका पे भरोसा रखती हूँ। न्यायपालिका हमारी देर आती है लेकिन दुरुस्त आती है। अभी आपने मुंबई हाई कोर्ट में एक जज का बयान सुना होगा कि किसी ने पार्टी के खिलाफ या इनके नेताओं के खिलाफ जयकारा वो मुर्दाबाद का नारा हाँ, नारेबाजी कर दी थी, तो उसके खिलाफ केस हुआ था। तो माननीय जज साहब ने ये बोला था हमारे कि सरकार क्या जनता को गुलाम बनाना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं अभी न्यायपालिका हमारी काम करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि सही है। कविता तिवारी जो है जी, जिस तरीके से राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, सब कुछ है, एक तरह से आप करता धरता है, क्या सवर्ण समाज की महिलाओं को एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय करने की एक प्रतीक के रूप में जानी जा रही है? सवर्ण समाज नहीं, मैं हर समाज की महिला के लिए काम करती हूँ। और हमारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा बेशक सवर्ण समाज के द्वारा बनाई गई पार्टी है, लेकिन हर वर्ग की हम आवाज उठाते हैं। बंटी यादव केस में भी हम सक्रिय हैं। तो हमारे लिए अब आ जाते हैं हम, ये कुछ लोगों का प्रश्न है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहती हूँ कि क्या राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सिर्फ सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है? तो नहीं, हर समाज के व्यक्ति का स्वागत है, हर पीड़ित का स्वागत है। जिसको भी परेशानी, हमारे लिए सभी बराबर हैं। और जैसे बसपा ने पार्टी, बहुजन समाज ने एक पार्टी बनाई बसपा, तो क्या बसपा में सिर्फ बहुजन समाज के लोग हैं? या यादव समाज की एक पार्टी है सपा, तो क्या उसमें सिर्फ यादव समाज के लोग हैं? तो वैसे ही राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा भी है, बेशक एक ब्राह्मण के द्वारा स्थापित, बीजेपी भी ब्राह्मण के द्वारा स्थापित की गई पार्टी है, तो क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज के सब लोग हैं? सभी हैं, हर समाज के लोग। तो वैसे ही राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा भी है। हाँ, सवर्ण समाज की कहीं नहीं सुनी जाती थी, यहाँ सुनवाई सवर्ण समाज की भी होगी। हमारे लिए हर समाज के व्यक्ति का स्वागत है हमारी पार्टी में, और हम हर समाज के लिए काम करेंगे। 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें यह तय माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा चुनावी बिगुल बजा दिया हम लोगों ने। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 403 पर मुख्य मुद्दा बता दीजिए कि आप किस मुद्दे पर जाएंगे? मुख्य मुद्दा तो अभी हमारी पार्टी का यूजीसी है, उसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, महिला स्वावलंबन और बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे जो भी जनता के अहम मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में आ रहे हैं। लेकिन पार्टी हमारी जो गठित हुई है वो यूजीसी को लेकर, यूजीसी पर ही हमारे माननीय संस्थापक जी ने अपना इस्तीफा दिया था। तो यूजीसी से लेकर पेपर लीक भी अब हमारा एक मुद्दा बन गया है कि पेपर लीक सिस्टम अगर नहीं रुकता है तो पेपर लीक पर हम बात करें। नहीं, पेपर लीक तो नहीं रुक रहा है और संभव है कभी आगे और भी पेपर लीक नहीं रुक पाएंगे। अब प्रश्न आगे हम थोड़ा सा और पूछते हैं। इन दिनों आप जानती होंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण में गौरक्षा को लेकर के, कहा जा रहा है कि चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत उनका स्नेही भाव जुड़ा हुआ है और उसी मामले को लेकर के दुखी होकर के और फिर जिस तरीके से एक्शन लिया था, तो उनके साथ जो इलाहाबाद में बदतमीजी हुई थी, उस मामले पर सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब वो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि क्या आप लोगों के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक बड़ा कड़ी बन रहे हैं? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसा देखिए, मैं वो सनातन की एक पहचान है और एक शीर्ष पद पे हैं, तो ऐसा तो नहीं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी हमारे तरफ से, उनके तरफ से कोई ये नहीं है कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम अगर समाज कल्याण की बात करते हैं तो महाराज जी हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। और उनके जैसे वो गौ माता की रक्षा के लिए, तो एक मुद्दा हमारा ये भी होगा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौ रक्षा हो। तो नहीं, राष्ट्र माता की बात कोई आप पहली बार थोड़ी कर रही है, भाजपा भी करती आई है। भाजपा तो लंबे समय, प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत बार बात करना और घोषित करने में फर्क होता है। हम इसीलिए आपसे अभी भी कह रहे हैं कि हम बहुत सारी घोषणाएं करके नहीं आएंगे, लेकिन कोई पीड़ित ना हो। जिस तरह से आज आम जनता पिस रही है, पिसे ना, इन सभी मुद्दों पर काम करेंगे। अभी घोषणा पत्र हम इतना बड़ा नहीं दे देंगे भाई, जितना करना है उतना काम, उतना घोषणा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। मेन मुद्दा हमने यही बताया आपको कि यूजीसी हमारा मेन मुद्दा है। उसके बाद सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, ये पेपर लीक, स्टूडेंट छात्रों का जितना मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पर काम करेंगे।
और काम करने में ज्यादा विश्वास करना चाहिए, घोषणाएं करने में नहीं। जाहिर सी बात है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बड़े अधिकारी भी रहे हैं और इस लेवल का पीसीएस अधिकारी अगर आप होते हैं या इस लेवल के अधिकारी आप होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत समाज की बारीकियों के बारे में अध्ययन भी हुआ होता है और पता भी होता है और अब आप जब नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं तो है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और बात ये करते हैं कि जो स्थिति अभी बन रही है 2027 तक में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छात्रों के साथ तो असंतोष जुड़ा हुआ है, किसानों के साथ जो बात की जा रही थी, खासकर जिस तरीके से उनके आय बढ़ाने को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, उसके बाद अब किसान लगातार कर्ज के दलदल में डूब रहे हैं और लगातार डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई रोड मैप नहीं है और विपक्षी पार्टियां भी कोई खास ऐलान नहीं करेंगी ग्रामीण अंचल में, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि बड़ी तादाद में किसान अपनी जमीन से खेती करना बंद करके सीधे ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली मुंबई पलायन हो रहा है। इस पर क्या है आपके इसके राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा देखिए, किसान हो या जवान हो सबके लिए काम करने के लिए है, और जो भी अब आगे भविष्य में चुनौतियां मिलेंगी किसानों के लिए उस पर भी काम किया जाएगा। रही बात युवाओं की, तो मैं यही कहूंगी जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो हमें युवाओं पर भी फोकस करना है, किसानों पर भी करना है, महिलाओं पर भी करना है। तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अगर सत्ता में आती है तो जनता के भले, जनता में सभी आते हैं और जनता के भले के लिए काम करेगी, समाज कल्याण का काम करेगी। और महिलाओं के लिए खास करके हमारे यहाँ ये है कि जो महिलाएं हैं स्वावलंबी हों, सम्मान के साथ जिए। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार की आ रही हैं, दुनिया तमाम, ये इन पे कानून बनाने की हम लोगों ने सोच रखी है कि ऐसा कानून बने देश में जिससे कि इनकी भी सुरक्षा। महिला सुरक्षा तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि मुझे याद है कि मुझे ये लगा था कि हाथरस कांड जब हुआ था तो सरकार इस मामले पर संवेदनशील होगी, लेकिन अभी तक सरकार की वो संवेदना मुझे नजर नहीं है। अब जिन विषयों पर हम बात कर रहे थे उन विषयों में महिला सुरक्षा को लेकर के भी, और आप खुद महिला हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई रोड मैप है क्या? कि जैसे सरकार आई थी तो बोली थी कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई थी सरकार, फिर वो भी हवाई हो गया। आपकी तरफ से कोई ठोस प्लान है क्या महिलाओं को? महिला सुरक्षा के लिए हम कह तो रहे हैं, पहले ही बता दिया हमने कि महिला सुरक्षा के लिए हम ऐसा कानून बनाने की सोचे हैं कि जिससे महिलाओं को खुद महसूस हो कि हम सुरक्षित हैं। आज बच्चियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं, थोड़ा सा रात हो गई, अंधेरा हो गया तो दिक्कत, इसके लिए ठोस कानून की जरूरत है। नहीं, अब ठोस कानून तो ठीक है, चलिए महिलाओं के साथ पुरुषों की भी रक्षा का मामला अब आप उठाइए, क्योंकि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है तो पुरुषों के अधिकार। आपने बात महिलाओं की और मैं इसलिए अब इस प्रश्न को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आगे कि जो महिला सुरक्षा की बात हो रही है, नई पार्टी बन रही है, नई जनरेशन, जनता में सब आते हैं। मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि जनता में सब आते हैं। नहीं, जो आप इस घटनाओं को नहीं, महिला सुरक्षा देखिए, महिला सुरक्षा विशेष करके इसलिए है क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित होने के नाते उनका विकास रुक जाता है। पुरुष को सुरक्षित है तब भी, नहीं सुरक्षित है तब भी घर से बाहर निकलने की आजादी है। लेकिन अगर एक गांव की एक लड़की के साथ किसी ने बदतमीजी कर दी या कुछ हो गया तो शायद उस क्षेत्र की लड़कियों की पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा सब रुक जाती। तो महिला सुरक्षा इसलिए प्रायोरिटी दी गई है। काम तो पुरुष सुरक्षा पे भी करना है, हर क्षेत्र में करना है। नहीं, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही, क्योंकि अब आप एक नेता हैं, तो मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से पति लोगों की हत्या लगातार मामला रहा, और ये आगे कोई निंदनीय है, ये घटनाएं, अब ये बात निंदा से ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि जब आप इस तरीके से करते हैं, और ये सिर्फ हमें पति की बात नहीं कर रहा, पत्नी की भी हत्याएं हो रही है, तो इस घटना को सुधारने के लिए, और इस पर कानून मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कानून अब बेडरूम में नहीं घुस सकता ना, बात ये भी है। तो समाज के दृष्टिकोण से भी नेता हैं आप, तो समाज को समझा भी तो सकती है ना, तो समझाइए। सही कह रहे हैं आप। इसमें सिर्फ हमारे परिवारों में थोड़ा सा संस्कारों की कमी होती जा रही है। जो आजादी के नाम पे बच्चे इसका लाभ उठा रहे, चाहे महिलाएं, लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, जो ये फ्रीडम है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि माँ बाप भी बच्चों के हिसाब से फैसले लेने में भी दिक्कत कर रहे हैं। जब आपने बच्चों को फ्रीडम दे दी है कि आप कॉलेज चाहिए, आप लोगों के साथ उठिए बैठिए, तो एक बार जब उनके जीवन का फैसला लेने लगिए तब भी आप वो करिए। अच्छा, ये तो है कि न्यू बेड्स के लिए है, जो नई शादी हो रही है वहां तो घटना होती है, लेकिन देखने को तो ये भी मिल रहा है कि 10-10 साल पुरानी है, 3-3 बच्चों की माँ है, वो भी ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रही हैं।
तो इन सब पे भी जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा, ठोस कार्रवाई नहीं होगी। अब देखिए, आप सोनम वाले मामले में जमानत हो जाती है, तो इस तरह से लोगों इसके के, पहले निकिता वाला मामला था। हाँ, उसमें भी जमानत हो जाती है। ये इन सब पे नहीं, एक ऐसा कानून बनना चाहिए देश में जिससे कि जो डर, भय भी पैदा होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, भय भी न हो न प्रीति। तो जब तक भय नहीं होगा दिमाग में, तब तक लोग सुधरेंगे नहीं। भय होना चाहिए। बिल्कुल, तो भय भी होना जरूरी है, लेकिन है। इन सब के बीच में जिस तरीके से कविता तिवारी जी ने सारे मामलों पर अपना पक्ष रखा है, उम्मीद है आप लोगों को ये बातचीत पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, उसमें आप अपने प्रशंसा के भी शब्द लिख सकते हैं। अगर आपको आलोचना करने का मन है तो भी आप लिख सकते हैं, सबका स्वागत होता है हमारे मंच पर। और जिस तरीके से कविता तिवारी जी का हमने साक्षात्कार किया है, जो प्रश्न और छूट गए हों वो प्रश्न आप हमें लिख भेजिए। अगला जब साक्षात्कार होगा तो हम कविता तिवारी जी से जरूर वो प्रश्न पूछेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।